खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। सियासी शह और मात देने की राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। दल बदलू नेता अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं और वहीं पार्टी के आला नेता अपना सियासी कुनबा सजोने, बनाने और दूसरे के कुनबे में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत भी इन दिनों बिहार में ही दिखाई दे रही है। ऐसे में बिहार की पॉलिटिक्स का पहला राउंड किसके नाम रहा, क्या कुछ बिहार की राजनीति में इन दिनों समझाने और दिखाने की कोशिश की जा रही है, देखिए यह खास रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। बहुत आभार। साथ ही जो भी लोग देखा जाए तो राज्य में मुख्य मुकाबला नीतीश की जेडीयू और लालू यादव की आरजेडी के बीच ही है, जिसकी कमान लालू की गैर मौजूदगी में फिलहाल उनके बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और नीतीश कुमार मंझे हुए राजनेता की तरह अपने सियासी मोहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में लीड लेने वाली एनडीए अब आगे कौन सा दांव चलने जा रही है, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में पहला राउंड गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार ने जीत लिया है। आरजेडी के 5 सदस्यों को एकाएक झटक कर जेडीयू ने राबड़ी देवी के नेता विरोधी दल की कुर्सी पर भी ग्रहण लगा दिया है। हालांकि आरजेडी एमएलसी के जाने से किसी भी बड़े नुकसान की बात से इनकार कर रही है, उल्टा नीतीश सरकार पर हमलावर है। कि जब तक लोभ देने वाला, लालच देने वाला, शराब पिलाने वाला, गरीब के बेटियों को कोठे पर बैठाने वाले लोग रहेंगे, तब तक बात बिगड़ती रहेगी। ये सामाजिक विकृति की निशानी है। हम तो जब कह रहे हैं कि 60 लाख की लूट होती है इसी पटने में, तो सुबह हमारी पार्टी की टूट हो जाती है। ये बतावें लुटेरे कहाँ से पैसा ला रहे हैं। बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी के पैसे से तुम देश की हुकूमत खरीदते हो और फिर उसी पैसे से आप लोगों में भ्रम पैदा करते हो। वहीं तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं। आज उनके भाई तेज प्रताप यादव भी उनके साथ नजर आए, जब पटना में दोनों भाइयों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर साइकिल रैली निकाली और नीतीश सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। लगातार 20 दिनों से जो है तेल और पेट्रोल डीजल का कीमत जो है वो बढ़ाया जा रहा है और हम पूछना चाहते देश और बिहार की जनता से कि 20 दिनों से कोरोना के मार के बाद ये जो महंगाई की मार भारत सरकार ने देने का काम किया है, किसान से व्यापारी सब तबाह है। क्या भारत सरकार सही कदम उठा रही है, बल्कि कच्ची तेल की कीमतें जो है कम हुई हैं, ऊपर से तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें जो हैं बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मन जैसा कर रहा है वैसे सरकार जो है बढ़ा रही है। इससे किसान, व्यापारी सब तबाह है, आम नागरिक तबाह। वहीं एनडीए खेमा राज्य में अपने बढ़ते विरोध से बेपरवाह नजर आ रहा है। कोरोना संकट और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर घिरी नीतीश सरकार राज्य में अमित शाह की वर्चुअल रैली और गरीब कल्याण रोजगार योजना के साथ ही फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। नीतीश जो 90 दिनों से ज्यादा कोरोना संकट में नदारत रहे, अचानक बाढ़ निर्माण कार्यों और राज्य सरकार की दूसरी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा नजर दौड़ाएं तो राज्य में जिन मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है और जिन मुद्दों को सियासी एजेंडा बनाया जा रहा है, उनमें बिहार में बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, बल्कि तेजस्वी की राजनीतिक समझ को मुद्दा बनाया जा रहा है। बिहार में बढ़ते कोरोना संकट का जिक्र नहीं है, बल्कि तेजस्वी पार्टी संभाल नहीं पा रहे, इसका जिक्र किया जा रहा है। बिहार में प्रवासी मजदूरों के संकट को नजरअंदाज करते हुए गरीब कल्याण रोजगार योजना में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के जवानों की शहादत को भुलाकर वर्चुअल रैली में बिहार विकास के गुणगान किए जा रहे हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि एनडीए अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद अचानक आरजेडी पर हमलावर हो गई है। कोरोना
कोरोना संकट और उसके बाद बने हालात से जिस तरह नीतीश कुमार घिरे नजर आ रहे थे, अमित शाह की रैली के बाद अचानक ही फ्रंट फुट पर हैं। दरअसल अमित शाह और पीएम मोदी इस तरह की राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। मुद्दों से ध्यान भटकाना और विरोधी पार्टियों को कमतर साबित करना बीजेपी की रणनीति का प्रमुख हिस्सा रहा है। शाह की वर्चुअल रैली के बाद ये माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार के कवर के तौर पर अमित शाह मोर्चा संभाल सकते हैं, और ये हुआ भी। और आज बिहार की राजनीति में विकास, प्रवासी मजदूर और बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे नदारद नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव की आरजेडी और बिहार में महागठबंधन एनडीए की इन चालों का किस अंदाज में जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आपने रिपोर्ट देखी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष मौजूद हैं। श्रीकांत, रिपोर्ट आपने भी देखी किस तरीके से बिहार में इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर बिहार की राजनीति में मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या तेजस्वी का साइकिल रैली निकालना है, तेजस्वी के आरजेडी का टूटना है, या मुद्दा जो असल में 5 सालों और इतने सालों से लगातार जो बिहार की जनता झेल रही है वो है? देखिए, तेजस्वी यादव जन समस्याओं को लेकर, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के परिवार का भी राज रहा है बिहार में 15 साल तक, और उस राज में क्या हुआ उसको सत्ताधारी दल बता रहा है। नीतीश कुमार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दे रहे हैं, तो यही समझा रहे हैं कि आप घर घर जाइए, गांव-गांव जाइए और बताइए कि 15 साल के लालू राबड़ी के शासनकाल में क्या हुआ, क्या स्थिति थी कानून व्यवस्था की, क्या हाल था विकास का, और 15 साल जो उनका सुशासन है उसके बारे में भी बताइए कि 15 साल में कैसे बिहार बदला है, कैसे सड़कें दुरुस्त हुई हैं, बिजली 24 घंटे रहने लगी है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ है। और मतलब लालू के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है एनडीए की तरफ से। और तेजस्वी यादव प्रवासी मजदूरों की समस्या, महंगाई और बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि चुनाव का मुद्दा बिहार में अभी तक केवल यही है कि तेजस्वी यादव नासमझ हैं। एनडीए का ये चुनावी मुद्दा है कि वो साबित करने में जुटा है कि तेजस्वी यादव नासमझ हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकल्प बनने के लायक नहीं हैं, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि इतना खराब है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराना राज गया, अब नए जमाने के नए नेता नए तरीके से काम करना चाहते हैं, नए तरीके से सोचना चाहते हैं, और बहुत कुछ बदल गया है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है और अब परिवर्तन ही जरूरी है बिहार के लिए। वैसे भी किसी राज्य में 15 साल तक किसी की सरकार रहे ये मामूली बात नहीं है। 3 टर्म नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, 3 टर्म से 4था टर्म अब होगा, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है तेजस्वी यादव के सामने कि एनडीए इंटैक्ट है, तेजस्वी यादव का महागठबंधन में घमासान चल रहा है। अभी रालोसपा के नेता उपेंद्र कुशवाहा, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, हम पार्टी के सुप्रीमो, तमाम नेता पहुंचे हुए हैं दिल्ली में सोनिया के दरबार में, और उनकी यही शिकायत है कि तेजस्वी यादव के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लालू यादव उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि बात करेंगे भी नहीं, और किसी को भी बात करना है तो राज्य स्तर के जो पदाधिकारी हैं, यानी जगदानंद सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातचीत करिए। अब इन तीनों चारों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। तो इन्होंने अपने ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि हमारा ब्लॉक लेवल का जो अध्यक्ष है वो आपके प्रदेश अध्यक्ष से बात करेगा। इसका मतलब है कि महागठबंधन में रार मची हुई है। दूसरी तरफ चिराग पासवान थोड़ी चिंता बढ़ा रहे हैं एनडीए की, लेकिन वो केवल सीटों की संख्या को लेकर बढ़ा रहे हैं चिंता। मुझे लगता है कि समय आने पर वो सुलझा लेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, क्योंकि बीजेपी के साथ वो मजबूती के साथ खड़े दिख रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है, सहयोगी दलों की जो अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करना मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल है, क्योंकि जो घटक दल हैं कांग्रेस के नेतृत्व में चाहते हैं कि आधी सीटें ले लें,
आधी सीटों से ज़्यादा सीटें ले लें, तो तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव तो 170 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मानकर चलिए कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि आरजेडी, कांग्रेस और सन ऑफ मलाह की पार्टी, वीआईपी पार्टी का अलायंस हो बिहार में और तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटों पर लड़े चुनाव, ताकि मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कोई सवाल न उठ सके। ठीक है श्रीकांत, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं एनडीए सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह, जदयू नेता राजीव रंजन और लोक जनशक्ति पार्टी नेता अशरफ अंसारी से बात की है। हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, नेतृत्व तय हो चुका है। एनडीए में शामिल दल संयुक्त रूप से प्रचार करेंगे। अलग अलग दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहाँ तक सीटों का सवाल है, जब ये मन बन चुका है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाना है, तो उस प्रक्रिया की भी बहुत, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत व्यग्र होने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर नतीजों को भी साझा कर दिया जाएगा। देखिए, सीटों को लेकर के अभी बातचीत जो चल रही है वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। हमारा संसदीय बोर्ड है, दिल्ली में हमारे नेता हैं और बाकी जो एलाइज हैं, सबके नेता हैं, वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो सार्वजनिक या आप सबों को दिया जा सके। देखिए, ये तो तैयारी हम लोगों की, अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बहुत पहले कहा है कि हम लोगों ने 119 सीट पे तैयारी की हुई है। तो वही बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन रहा। आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधान परिषद पहुंचे जेडीयू के 3 उम्मीदवार गुलाम गौस और भीष्म साहनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा के साथ बीजेपी के 2 कैंडिडेट संजय मयूख और सम्राट चौधरी भी नामांकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी के अलावा बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक-एक कर सभी उम्मीदवारों का नामांकन पत्र लिया गया। जेडीयू ने अपने कोटे से 3 उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि बीजेपी कोटे से 2 उम्मीदवारों का परिषद जाना तय है। आरजेडी के 3 उम्मीदवार बुधवार को ही नामांकन कर चुके हैं। बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार संजय मयूख से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरी बार बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए बीजेपी की ओर से संजय मयूख सर हमारे साथ हैं। सर, दूसरी बार कहीं चुने गए हैं, कैसा लग रहा है? कार्य करता हूँ, सबको अच्छा लगता है। मुझे भी पार्टी का यह निर्देश अच्छा लग रहा है। हम पार्टी का काम करना और पार्टी जिस तरह से निर्देशित करेगी उस मार्ग पर आगे बढ़ना। तो हमारे साथ थे संजय मयूख जी, जो दूसरी बार विधान परिषद के लिए इनका नामांकन हुआ है और इन्होंने जनता टीवी से साफ तौर पर बात करते हुए कहा है कि पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। पटना से जनता टीवी के लिए अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। तो लगातार हमारे साथ श्रीकांत मौजूद हैं। श्रीकांत, विधान परिषद के नामांकन हो चुके हैं, सभी पार्टी के अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, नामांकन हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी वही है। जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर चुनाव में जो तत्कालिक मुद्दा है वो हावी हो जाता है और जो जनता झेल रही होती है वो मुद्दे कहीं पीछे रह जाते। ये राजनीतिक साजिश है या उम्मीदवारों की या वोट देने वालों की विफलता है कि वो जिस 5 साल अपनी जो समस्या उसका रोना रोते हैं, लेकिन जब वोट देने जाना होता है तब कुछ और मुद्दा बन जाता है। देखिए, बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है। वैसे तो जातीय भूमिका बहुत अहम है देश के चुनाव में हर जगह, लेकिन बिहार में थोड़ा कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर सब कुछ जातीय समीकरण के आधार पर ही तय होता है। भले चुनाव के पहले विकास मुद्दा रहता है, लोग बातें करते हैं रोजगार की, बातें करते हैं किसान और खेती की, बातें करते हैं कानून व्यवस्था की, लेकिन जब वोट देना होता है तो अपने उम्मीदवार अपने जाति के नाम पर तय करते हैं कि किसको वोट देना है, किसको जिताना है। देखिए, बिहार में जो भी बाहुबली हैं वो कास्ट हीरो बन गए हैं और हर दल चाहता है कि जो बाहुबली हैं उनको टिकट दे ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो।
तो बिहार में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। नीतीश कुमार भले विकास का दावा करें, लेकिन विकास के आधार पर वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं। विकास के साथ साथ उनको भी सोशल इंजीनियरिंग करना पड़ता है। उन्होंने भी महादलित दलित कार्ड खेला है और इसी वजह से अपनी जाति के 2% वोटर होने के बावजूद वो राजनीति में बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिन पहले लालू यादव के साथ हुआ करता था, आज की तारीख में नीतीश कुमार के साथ है। और बिल्कुल बिहार की राजनीति अब जरूर देखने वाली है, क्योंकि अब दिल्ली की राजनीति भी गर्माती जा रही है। दिल्ली की राजनीति भी अब बिहार पर डिपेंड हो गई। श्रीकांत, हमारे पास समय कम है, इसलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।